हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडिविनेशन। आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला रिवीजन एंड कंसेप्ट रिवीजन ऑफ द टॉपिक आरबीडी, या जिसको हम रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। द टॉपिक इज प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर जेडब्ल्यू मेंस एज वेल एज जेडब्ल्यू एडवांस, क्योंकि जेडब्ल्यू एडवांस में बहुत ही ट्रिकी सवाल आ सकते हैं इस टॉपिक से और बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। ऑल्सो अगर आप इंजीनियरिंग में आगे जाओगे तो ये टॉपिक आपका वहाँ पे भी साथ नहीं छोड़ने वाला है, आपको वहाँ पे भी इस टॉपिक के सवाल सॉल्व करनी पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से अगर मेरे पास कोई भी एक बॉडी है और उसके बीच उसके अंदर के मैं कोई भी दो पार्टिकल्स लूँ, और अगर उन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, वेदर मैं उसको मोशन करूँ या उसको कॉन्स्टेंटली एक स्टेट पे रखूँ और उस पर फोर्स अप्लाई करूँ, अगर उस बॉडी के बीच जो दो पार्टिकल्स हमने सिलेक्ट किए हैं उनके बीच का डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, इट्स कांस्टेंट, सो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। ऑल्सो देयर डजंट एग्जिस्ट अ परफेक्ट रिजिड बॉडी इन दिस यूनिवर्स। ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है पूरे यूनिवर्स में जिसको हम परफेक्टली रिजिड कह सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ रिजिड बॉडी, है ना। हमने जस्ट अभी देखा कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पे हमें एक रिजिड बॉडी दी गई हुई है, राइट, और ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। एंड इसका जो दो पॉइंट्स हमने लिए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जिनकी वेलोसिटी है वी ए और वी बी, और वो एंगल बना रहे हैं थीटा ए और थीटा बी। किस लाइन के साथ? वो लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन करती है, राइट। तो अगर मैं इनका कंपोनेंट लूँ, राइट, तो इनके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा अलोंग द लाइन दैट जॉइंस बोथ ऑफ देम और एक आएगा परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो हमको जिस चीज़ पे फोकस करना है दैट्स द कंपोनेंट दैट इज अलोंग द लाइन, राइट। तो वो क्या होगा? वो होगा ए के लिए वो होगा वी ए कॉस ऑफ थीटा ए, और बी के लिए वो होगा आगे की डायरेक्शन में वी बी कॉस ऑफ थीटा बी, राइट। सो द कंडीशन फॉर अ रिजिड बॉडी या फॉर द कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी रिजिड इज गिवन बाय ये जो कंपोनेंट्स है वी ए कॉस ऑफ थीटा ए, इट शुड बी इक्वल टू वी बी कॉस ऑफ थीटा बी। बस यही वो कंडीशन है जिसको हम डिफाइन करते हैं रिजिड बॉडी। बोलना है किसी चीज़ को, नहीं बोलना है उसके लिए। नेक्स्ट थिंग इज अनदर थिंग दैट यू शुड नोटिस कि किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं किसी दूसरे पॉइंट का मोशन देखूँ तो वो एक सर्कुलर मोशन होगा। मैं रिजिड बॉडी में कोई भी एक पॉइंट लूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने पॉइंट ए लिया, तो अगर मुझे इसके रिस्पेक्ट में मोशन देखना है पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में, तो पॉइंट बी मुझे सर्कुलर मोशन करते हुए दिखेगा, पॉइंट सी मुझे सर्कुलर मोशन करते हुए, कोई भी एक पॉइंट लो आप ए के रिस्पेक्ट में, वो पॉइंट सर्कुलर मोशन करते हुए दिखेगा। नाउ लेट्स सी मोशंस ऑफ रिजिड बॉडीज। तो ये जो पूरा टॉपिक है इसमें हम मेनली तीन मोशंस देखने वाले हैं। द फर्स्ट मोशन इज गोइंग टू बी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की डेफिनेशन हम सीधे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि लेट्स से एक मेरा रिजिड बॉडी है, उसने कुछ मोशन किया, तो लेट्स से मैं इन दोनों के बीच में ऐसे दो इंटरनल पॉइंट्स कंसिडर करूंगा, और अगर मैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन इफ इट्स स्टिल पैरेलल, तो उसको हम कहेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब इसमें दो केसेस आती है, आइदर रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन जिसमें जो दो लाइंस है वो दोनों पैरेलल है, या कर्विलिनियर ट्रांसलेशन मोशन जिसमें वो दोनों लाइंस या तो कर्व पाथ में रही है बट दे आर स्टिल पैरेलल टू ईच अदर। ओके, द सेकंड मोशन दैट वी सी इन रिजिड बॉडीज इज प्योर रोटेशनल मोशन। नाम से ही पता चलता है कि प्योर रोटेशन होता है। ऐसे इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं हम कि इफ एवरी पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव्स इन सर्कल, और उन सारे सर्कल्स का जो सेंटर है इट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन को ही हम कहते हैं एक्सिस, सो दैट इज नोन एज प्योर रोटेशनल मोशन। इसको हम अगर हमने जैसे अभी ट्रांसलेशनल मोशन का डेफिनेशन देखा, अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लेट्स से हमने दो इंटरनल पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, अगर वो पैरेलल नहीं है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ड्यूरिंग द मोशन, तो हम ऐसे मोशन को कहेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। द थर्ड मोशन दैट वी सी इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन मोशन। नाम से पता चल रहा है कि जिसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यू मस्ट हैव प्लेड विद इट इन योर चाइल्डहुड, या आपने डोरेमोन जैसे कार्टून में भी उसको देखा होगा, द बाम्बू कॉप्टर, जिसको हम वो कुछ ऐसे उस पर दो ऐसे विंग्स फ्लैप्स लगे होते हैं एंड यू जस्ट हैव टू रोल इट, और वो फिर ऐसे गोल गोल भी घूमता है और वो आगे भी ट्रांसफर्स करता है या ट्रैवल करता है। तो अगर मैं उसका जो सीधा मोशन जा रहा है, जो आगे मोशन जा रहा है, उसको कंसिडर करूँ तो दैट्स ट्रांसलेशनल मोशन, बट मैंने उसको सिंस रोटेशन भी दिया है, उसको मैंने टॉर्क भी दिया है, तो इट्स रोटेटिंग एज वेल। सो ये हो गया है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, अभी देखते हैं कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है उसके लिए हम क्या क्या कैलकुलेशंस देख सकते हैं, राइट।
सो लेट्स से ये हमारा एक रिजिड बॉडी है जो कुछ टाइम बाद प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करके यहाँ पे पहुँचा। तो इसके हमने कुछ पॉइंट्स लिए, कुछ पॉइंट मासेस लिए, जैसे एक पॉइंट मास है जिसका मास m1 है, दूसरा है जिसका मास m2 है, तीसरा है जिसका मास m3 है। इन तीनों ने स्ट्रेट लाइन, है ना, देखो वो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रैवल किया है सबने, राइट। तो m1 किसी एक जगह पहुंच गया, m2 किसी एक जगह, m3 किसी एक जगह। ओके, नाउ व्हाट वी कैन से इज कि लेट्स से m1 मास जो था उसका वेलोसिटी मेरा था v1। व्हाट आई कैन से इज कि v1 विल बी इक्वल टू v2, इट विल बी इक्वल टू v3, इट विल बी इक्वल टू डॉट 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 vn, इट विल बी इक्वल टू v वेक्टर। एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी हर एक पार्टिकल की एक रिजिड बॉडी में। अगर वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी सेम होगी। ओके, सिमिलरली अगर लेट्स से a1 एक्सेलरेशन है m1 मास का, a2 एक्सेलरेशन है m2 मास का, a3 एक्सेलरेशन है m3 मास का, तो इन सब का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होगा, ठीक है, s1 s2 s3 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक s वेक्टर ही होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों चीज़ें सेम होती है इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। सिमिलरली व्हाट यू कैन सी इज कि फोर्स भी मेरा सेम ही होगा। क्योंकि लेट्स से फोर्स एक्सटर्नल मैंने लिख दिया m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2, सॉरी m2 इंटू a2 प्लस m3 इंटू a3 डॉट डॉट डॉट, राइट। बट सिंस a1 a2 a3 a ही है तो वो इन दी एंड क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 वो सारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा इंटू a, तो वो बन जाएगा कैपिटल मास m जो मेरे रिजिड बॉडी का मास है इंटू a, राइट। सिमिलरली आप लिख सकते हो मोमेंटम के लिए, तो मोमेंटम भी आपका हो जाएगा कैपिटल मास इंटू v वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर के साइन दे दो। और सिमिलरली आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस v1 v2 v3, तो v ही है तो m एक बाहर आ जाएगा, मतलब कैपिटल m, तो हो जाएगा हाफ m इंटू v स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं सिमिलरली प्योर रोटेशन मोशन के लिए। तो देखिए कि ये हमारी एक रिजिड बॉडी है जो कि एक एक्सिस पे रोटेट कर रही है। एक्सिस की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि सारे पार्टिकल्स किसी ना किसी सर्कल में ही रोटेट कर रहे होते हैं और उन सब सर्कल का सेंटर जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाया करता है जिसको हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो ये है उस रिजिड बॉडी की एक्सिस और ये तीन मासेस है। लेट्स से m1 मास है जो एक्सिस से है r1 डिस्टेंस पे, ये है मेरा m2 मास जो एक्सिस से है r2 डिस्टेंस पे, और ये है मेरा m3 मास जो एक्सिस से है r3 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो जैसे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होते हैं पार्टिकल्स के, यहाँ पे क्या सेम होता है, यहाँ पे कैन यू ट्राई टू गेस, यहाँ पे सेम होगा एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे पता होता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो आई कैन राइट v1 इज इक्वल टू ओमेगा r1। Similarly, I can write v2 is equal to omega r2. Similarly, I can write v3 is equal to omega r3 and omega rn तक continuously रहेगा, right? तो omega जो होता है वो constant होता है in pure rotational motion. Similarly, I can also write कि इसमें जो मेरा kinetic energy होता है वो होगा मेरा half I omega square, जिसमें मेरा I जो होगा वो होगा moment of inertia about this axis, है ना, जिस axis के about ये अभी रोटेशन कर रहा है वो होगा काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली आप बाकी चीज़ें भी लिख सकते हो, टॉर्क विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा और वो सारी चीज़ें। सिंस वी वर सीइंग रोटेशनल मोशन, आपको ये भी चीज़ नोट कर लेनी चाहिए कि हम जो सारे फॉर्मूलाज जो ट्रांसलेशनल मोशन में यूज़ करते हैं, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन या जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन होता है, वो सारे रिलेशन हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट एक्सेलरेशन बिकम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स थीटा, और मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो हमारा वेलोसिटी होता है वो बन जाता है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तीन फार्मूला जो होते हैं वो हमारे काइनेमेटिक्स वाले फार्मूला होते हैं, और बाकी ये सारे फार्मूलाज लाइक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओमेगा इज डिफरेंशियल रिलेशंस बिटवीन थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, ये सारे फार्मूलाज है, एक बार देख लेना आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। Inertia is the ability of a body to resist the change in the linear motion and it is measured by the mass. And हम देखते हैं कि moment of inertia क्या होता है। तो moment of inertia is the ability of a body to resist the change in rotational motion. In simple word, जो mass का काम होता है linear motion में, वही moment of inertia का काम होता है rotational motion में। Now अब हम देखेंगे कि moment of inertia किस किस पे डिपेंड करता है। तो first it depends on density of material of body, second shape and size of the body, एंड थर्ड वन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो अगर मैंने पार्टिकल लिया जिसका मास m है एंड जिसका एक्सिस से डिस्टेंस r है,
तो my moment of inertia I equals to mr square, where r is the perpendicular distance of the mass from the axis. Now how to calculate the moment of inertia if we have the system of n particles? So we have number of particles having the mass m1, m2, m3 up to mn, and whose distance are r1, r2, rn respectively from the axis. So मैं moment of inertia I को क्या बोल सकता हूँ? I equals m1 r1 square plus m2 r2 square up to mn rn square. So इसी को हम बोल सकते हैं कि moment of inertia I equals summation of mi ri square from I ranging from 1 to n. Now how to calculate the moment of inertia for a continuous system? So for a continuous system, moment of inertia I equals integration of r square dm, where r is the perpendicular distance of the particle from the axis and dm is the mass. So अब हम निकालने वाले हैं moment of inertia of triangular lamina about its base. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा वर्क फ्लो क्या रहेगा, मतलब किस वे में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास तो लाइक सिंपल फार्मूला तो होता है लाइक एम आर स्क्वायर वाला, लेकिन जो ट्रायंगुलर लैमिना होता है एक कंटिन्यूस बॉडी होती है, तो हम इसमें सिंपल एम आर स्क्वायर वाला फार्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते. तो हमको लाइक इतना तो आइडिया है कि हमको इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे स्टार्टिंग में तो हमको निकालना पड़ेगा कि सरफेस मास डेंसिटी क्या है. हमने मास डेंसिटी निकाल ली. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे जो भी हमारी जिस भी एक्सिस के थ्रू हमको निकालना है उस एक्सिस के हम परपेंडिकुलर जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे एंड देन उसका हम एरिया निकालेंगे, छोटा सा एरिया निकालेंगे. ठीक है, हम एरिया निकालने के बाद हम उसका मास निकालेंगे, देन उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम. दैट्स इट, बस हमको इतना ही करना है तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा. सो लेट्स से हम करते हैं सॉल्व. सो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगुलर लैमिना है ए बी सी, जिसकी हाइट दी है h एंड जिसका बेस है BC, और यहाँ पे गिवन है कि इसका मास, और यहाँ पे गिवन है कि ट्रायंगुलर लैमिना का मास कैपिटल M है. ओके, और ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे, दैट इज़ हाफ इंटू बी इंटू एच. ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि सबसे पहले स्टेप में हमको सरफेस, तो सरफेस मास डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, and surface mass density is mass upon area, that is m upon half of bh, that is 2m upon bh. ठीक है, हमको अब सरफेस चार्ज डेंसिटी तो मिल गई है. हमको यहाँ पे जो हमारा बेस है इसके थ्रू हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी हमारे एक्सिस होंगी उससे हम परपेंडिकुलर जाके एक एलिमेंट लेंगे छोटा सा. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरी बेस है BC, इसके परपेंडिकुलर जाता हूँ ऊपर समथिंग वाई डिस्टेंस पे जाके मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ dy थिकनेस का, जिसकी थिकनेस dy है. यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा निकाला ताकि मैं आपको दिख जाए, बट काफ़ी ज़्यादा छोटा है एंड समथिंग रेक्टेंगल टाइप का है. एंड इसको कुछ नाम भी देते थे DE. ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे समथिंग ये हाइट निकाल लेता हूँ मैं, जो ट्रायंगल AD इसकी हाइट मेरे पास आ जाएंगी h माइनस ऑफ y. ठीक है, अब हम सॉल्व करते सामने. अब देखो जो मेरा ट्रायंगल ADE है एंड जो मेरा ट्रायंगल ABC है, दोनों सिमिलर हैं. सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि D अपॉन BC इज़ इक्वल्स टू h माइनस y अपॉन h. ठीक है, सो यहाँ से मुझे DE की वैल्यू मिल जाएंगी, दैट इज़ DE इक्वल्स h माइनस y बाय h इंटू BC, जो कि मेरा B है. अब हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिप थी, जो हमने छोटी स्ट्रिप ली थी, उसका हम छोटा एरिया निकालेंगे. तो मेरा अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप. जो हमारी स्ट्रिप है वो रेक्टेंगल है, तो इसका तो एरिया हम सिंपल निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ से. सो इसका एरिया हम मानते हैं DA इक्वल्स, इसकी लेंथ है DE और DE हमने ऊपर निकाली है h माइनस y बाय h
इंटू बी, और इसकी ब्रेथ है dy, दैट इज थिकनेस। ये हमारा आ गया अब छोटा सा एरिया, इसको इक्वेशन 2 दे दो ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। अब हमने एरिया भी निकाल लिया, अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है मास। अब हमने एरिया निकाल लिया, अब हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डी आई इक्वल्स मास ऑफ द स्ट्रिप, मास ऑफ स्ट्रिप इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो और बस क्या है, डी आई इक्वल्स मास ऑफ द स्ट्रिप थी, मास ऑफ द स्ट्रिप को लिख सकता हूँ मैं सिग्मा इंटू डी ए, एंड जो मेरा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर एक्सिस से वो मेरा y है, तो y स्क्वायर, ठीक है। सो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, डी आई इक्वल्स सिग्मा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 2m अपॉन बी एच, और डी ए की भी वैल्यू हमने निकाली है ऊपर, दैट इज h माइनस वाई बाय h इंटू बी डी बी, ये आएगा वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब हमने छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया डी आई, अब हमको पूरी स्ट्रिप का निकालना है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब बस इंटीग्रेट करना है हमको, सो दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। और देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो y कहाँ से कहाँ जा रहा है, y जा रहा है हमारा 0 टू h, ठीक है। सो y की लिमिट आएगी मेरी 0 से लेकर h तक। बस इसको अब तो इंटीग्रेट करना बचा, अब फटाफट इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा मेरा i इक्वल्स, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, 2m बाय बी एच, और एक h है यहाँ पे इंटू एच, और एक ऊपर b है, ठीक है। और क्या बचा अंदर इंटीग्रेशन में, h माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। लिमिट है मेरी ज़ीरो से लेकर h तक, ठीक है। यहाँ पे देखो b से b कट गया, तो क्या क्या बच रहा, अब उसको हम लिख देते एक बार अच्छे से। सो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है इक्वल्स टू 2m बाय h स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेकर h इंटू वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई क्यूब डी वाई, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सो आता है मेरा ये 2m बाय h स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद मेरा आ जाएगा h वाई क्यूब बाय 3 माइनस वाई पावर 4 बाय 4, और लिमिट दे दूंगा मैं 0 से लेकर h, ठीक है। सो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब लिमिट डाल देंगे बस 2m बाय h स्क्वायर, और इसमें h डालने के बाद आ जाएंगे h पावर 4 बाय 3 माइनस h पावर 4 बाय 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आएगा 2m h पावर 4 अपॉन 12 h स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करने के बाद आता है हमारा mh स्क्वायर बाय 6, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट द बेस इज mh स्क्वायर बाय 6। तो अब हम देखने वाले कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या फॉर्मूले होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो आप सब प्लीज़ इसको याद कर लेना एकदम से। तो अब हम एक बार सब फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड स्फीयर का कैसे निकालते हैं हम। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर अगर यूनिफॉर्म रहा तो, एंड अगर हॉलो स्फीयर रहा तो इट इज़ 2/3 mr स्क्वायर। ये हमेशा याद में रखना, क्योंकि हॉलो और सॉलिड स्फीयर में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत सारे लोग। देन रिंग का होता है mr स्क्वायर, देन डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाय 2, देन हॉलो सिलेंडर का होता है mr स्क्वायर, देन सॉलिड सिलेंडर का होता है mr स्क्वायर बाय 2, देन हम थिन रॉड का अबाउट द हिंज
अबाउट द हिंज या फिर एंड ऑफ द रॉड क्या होता है ml²/3 एंड अगर हम सेंटर से निकाल रहे हैं तो इट इज़ ml²/12। अगर मेरा रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ है a एंड ब्रीथ है b, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ma² + b²/12 एंड अगर स्क्वायर प्लेट है तो इट्स ma²/12। और अगर स्क्वायर प्लेट का मुझे अबाउट द मिड पॉइंट या फिर प्लेन के परपेंडिकुलर अगर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो इट इज़ ma²/6। ये सारे फॉर्मूले आप एक बार अच्छे से लर्न कर लेना। नाउ अब हम देखने वाले टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड द सेकंड वन इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले देखते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले मैं एक 2D ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूँ जिसमें एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2 आर इन द प्लेन एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड नाउ आई विल कंसीडर सम एक्सिस 3 जो एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2 के प्लेन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम बता सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 3 is equals to sum of moment of inertia about axis 1 and axis 2, that is I3 equals I1 plus of I2। Also ध्यान में रखना कि perpendicular axis theorem is only valid for 2D object। सो हमको इसमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द डायमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते कि हमारे पास क्या क्या दिया है। हमारे पास मास दिया है कैपिटल M एंड वी हैव रेडियस कैपिटल R एंड हमको डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और सबसे पहले देखो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास डिस्क गिवन है। ठीक है, लेट्स कंसीडर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस एज iz एंड अबाउट द x एक्सिस एज ix एंड अबाउट द y एक्सिस एज iy। ठीक है, एंड अभी जस्ट हमने देखा था कि जो यूनिफॉर्म डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस क्या होता है, iz इक्वल्स mr²/2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे देखो कि जो x एक्सिस है, y एक्सिस है एंड z एक्सिस है, तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, I z इक्वल्स ix प्लस ऑफ iy। ठीक है, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कम्स। यहाँ पे देखो कि डिस्क है हमारे पास, सो इसका जो ix होगा एंड iy होगा दोनों इक्वल होंगे ड्यू टू द सिमेट्री। हम कह सकते हैं कि ix इक्वल्स iy ड्यू टू सिमेट्री। रीज़न क्या है इसका, सिमेट्री। नाउ iz है हमारे पास mr²/2 इक्वल्स ix प्लस iy, दैट इज़ दोनों सेम है तो इसको मैं 2ix मान लेता हूँ। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा ix इक्वल्स mr²/4, दैट इज़ मेरे पास आएगा ix इक्वल्स iy इक्वल्स mr²/4। तो डिस्क का हमने डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, दैट इज़ mr²/4। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या करते हैं, मैंने एक प्लेन कंसीडर कर लिया एंड मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर ली AB जिसके थ्रू मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ जो मेरी AB एक्सिस है उसको पैरेलल रहेंगी। ठीक है, M इज द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस AB एंड द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम क्या बता सकते हैं, moment of inertia through AB is equals to moment of inertia through center of mass plus of md square, that is IAB equals ICM plus of md square। and parallel axis theorem हम 2D and 3D दोनों के लिए applicable होता है। सो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो जो दिया हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, हमारे पास दिया है मास ऑफ द सिलेंडर इज़ कैपिटल M और इसका रेडियस दिया है हमको कैपिटल R, और हमारे पास जो ग्रीन एक्सिस है इसके अलॉन्ग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्सिस है सिलेंडर की उसके अलॉन्ग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लेते हैं एंड जो जिसके अलॉन्ग हमको निकालना है उसको हम I0 मान लेते हैं। सो हमको पता है कि जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट द एक्सिस mr²/2। ठीक है,
और हमको अब ग्रीन एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, तो हम सिंपली पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर लेंगे. सो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हम क्या लिख सकते हैं, जो आई नॉट है इक्वल्स आई प्लस ऑफ एम आर स्क्वायर. ठीक है. सो मेरा आई नॉट क्या आएगा, इक्वल्स आई है मेरा एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस ऑफ एम आर स्क्वायर. ये हो जाएगा मेरा 3/2 एम आर स्क्वायर. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस यही निकालना है हमको. सिंपली हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर लिया और हमारा आंसर आ गया. ठीक है. अब सिंस यश ने आपको सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फॉर्मूलाज बता दिए होंगे, द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू सी इज व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है. तो मतलब डेफिनेशन तो उसकी ऐसी मानी जाती है कि लेट से एक पूरा एक बॉडी होता है ना, रिजिड बॉडी, तो मैं उसको एक पॉइंट मास कंसिडर करता हूँ और उस पॉइंट मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा अबाउट अ एक्सिस या अबाउट अ पॉइंट. तो ऐसे पॉइंट मास का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है. तो सिंपल सी चीज़ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रहना चाहिए. जो हमारी बॉडी है अगर मैं उसको एक पॉइंट मास बना दूँ और एक्सिस से मैं कितने डिस्टेंस पे उसको जाके रखूँ फिर, ताकि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होना चाहिए जितना इस बॉडी का अभी है. ठीक है. इज द कंसेप्ट क्लियर? कूल. तो अब देखते हैं कि हम रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इट. तो लेट्स से कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है. ठीक है. लेट्स से ये मेरी एक रिजिड बॉडी है, राइट, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है ना. अब मेरे को इसको एक पॉइंट में कंसिडर करना है और लेट्स से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, राइट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी एक्सिस के अबाउट ही निकालते हैं. तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे एक्सिस वही रखनी है और मुझे एक पॉइंट मास लेना है. लेट्स से इसका मास था m, तो मुझे ये मास भी m ही रहेगा, राइट. मैंने बस उसको पॉइंट बना दिया है ना, मास तो उतना ही रहने वाला है. अब पॉइंट मास m है. अब मुझे एक्सिस से उसका डिस्टेंस निकालना है जो कि लेट्स से मैं k मानता हूँ. यही होगा मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअली. तो वो कितना होना चाहिए ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टिल आई ही रहे, राइट. तो पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यश ने बताया आपको, राइट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इज नथिंग बट m इंटू के स्क्वायर, राइट. m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. यहाँ से आपका k क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट आई बाई m. और यही है आपका फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन. ओके. इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम. इसका यूनिट आप गेस कर सकते हो, राइट. इसका यूनिट होगा मीटर्स, है ना. ऐसा यूनिट इसका मीटर्स होगा. ऑल्सो ये प्रॉपर्टी जो है इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ योर ऑब्जेक्ट. ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है. नाउ लेट्स ट्राई एंड फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ हॉलो स्फीयर. ओके. सो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, पहले तो कंसेप्ट समझते हैं. लेट्स से ये मेरा एक हॉलो स्फीयर है, राइट, और इसका इस एक्सिस के अबाउट मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, राइट. हॉलोस्फीयर का हम वही एक्सिस डिफाइन कर, मतलब कोई भी एक्सिस लो सेम ही होगा हॉलोस्फीयर में. तो ठीक है. तो ये हॉलोस्फीयर है, इसका लेट्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका मास m है ना. अब मुझे इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है. तो फॉर्मूला के हिसाब से रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होगा अंडर रूट आई बाई एम, राइट. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, राइट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है फिर हॉलोस्फीयर का, इट इज़ 2/3 m इंटू आर स्क्वायर, और इसको मैं डिवाइड करूंगा एक m से, सो इट विल बी अंडर रूट 2/3 r. इसका मतलब क्या है, अगर मैं मेरी एक्सिस जो है अभी इससे इतने डिस्टेंस पे जाके अंडर रूट 2/3 r डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट मास रखूंगा जिसका मास m होगा, स्टिल माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी द सेम. ओके. सो दैट्स द मेन कंसेप्ट हियर. ठीक है. नेगेटिव मास वाला सवाल देखते हैं. सवाल ये है कि ये जो डिस्क है, इस डिस्क में से मैंने एक r/3 रेडियस वाला एक छोटा डिस्क निकाल लिया है, ठीक है. और मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है अभी जो बचा हुआ सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. जो लेफ्ट आउट पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस पॉइंट O. ठीक है. ये इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अबाउट पॉइंट O हमें निकालना है. कूल. ठीक है. सबसे पहले इसका मास कितना है, इसका मास है 9m, राइट. तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे डेंसिटी जो भी होती है, मास डेंसिटी, एरिया डेंसिटी, जो भी अलग अलग नाम होते हैं उसके, ठीक है. सिंस ये 2D फिगर है आई गेस इट विल बी एरिया डेंसिटी. तो मतलब कंसेप्ट समझ लेते हैं कि डेंसिटी विल बी इक्वल टू जो इसका टोटल मास है ना, अपॉन इसका एरिया, तो वो होगा πr², राइट, है ना. डेंसिटी मेरी आ गई. अब देखो, अब मैंने जो कट आउट कर दिया है पोर्शन, राइट, जो पोर्शन मैंने निकाल दिया है ना,
तो उसका डेंसिटी क्या होगा, राइट, वो हम देखते हैं। तो उसका डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, उसका एरिया बदल जाएगा, राइट। तो लेट्स से कि उसका मास जो है वो है मेरा एम डैश, राइट। तो एम डैश अपॉन एरिया, एरिया उसका होगा पाई आर बाई 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू डेंसिटी, राइट। तो अभी मैं यहाँ से मेरा एम डैश निकाल सकता हूँ, तो मेरा एम डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा, जो कि है मेरा 9 कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू ये एक आएगा पाई आर स्क्वायर बाय 9, तो वो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरा कटआउट पोर्शन का जो मास है वो मेरा आ गया एम, ओके। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे मुझे क्या करना है, अभी मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। तो मेरी जो डिस्क है ना, जो मेरी कटआउट पोर्शन वाली डिस्क है ये, ठीक है, पहले इसका निकालते हैं, है ना। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आई ऑफ कटआउट, ठीक है, वो क्या होगा, आई अबाउट ओ डैश, उस डिस्क का उस सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस वो होगा मास ऑफ डिस्क जो होगा एम डैश इनटू उसका डिस्टेंस ओ से, क्योंकि हमको ओ के अबाउट निकालना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर आपको पता होगा। तो डिस्टेंस ओ से क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, वो होगा 2r/3, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे m डैश इंटू 2r/3 का स्क्वायर, राइट। तो अब मुझे फाइनली क्या निकालना होगा, आई नॉट डैश। तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है, वो होता है mr²/2, तो वो हो जाएगा m डैश इंटू आर स्क्वायर, वो हो जाएगा 9/18, है ना, मतलब मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया बाई 2, प्लस m डैश इंटू 4r²/9, ठीक है। तो फाइनली मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल, वो क्या होगा, ये जो डिस्क है पूरी कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस ये जो कटआउट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। कंप्लीट डिस्क का क्या होगा, mr²/2, तो m इसका कितना है, 9m है ना, कंप्लीट डिस्क का 9m इंटू रेडियस कितना है, r ही है, r²/2 माइनस ये जो पूरा आया m डैश, तो m डैश कितना था, m डैश मतलब m ही था, राइट। तो हो जाएगा m इंटू r²/18 माइनस m इंटू 4r²/9, राइट। अगर आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करो तो आपका आंसर आना चाहिए 4mr², ओके, एंड दैट्स द फाइनल आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज टॉर्क। सो जैसे हमारा फोर्स जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन करवाता है या जो ट्रांसलेशनल मोशन कराता है, सिमिलरली टॉर्क जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग आउट एंगुलर एक्सेलरेशन या डूइंग रोटेशनल मोशन, है ना। तो जैसे फोर्स क्या होता है, क्या मेट्रिक होता है, जैसे मैं किसी चीज पे फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो इसका मतलब वो ज्यादा ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, राइट, या अगर मैं फोर्स कम लगाऊंगा तो वो कम ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। सिमिलरली torque determines the capability or ability of an object to rotate around some axis, है ना, कि मैंने कितना टॉर्क लगाया तो उसके करस्पॉन्डिंग वो कितना रोटेट करना चाहिए, दैट इज बेसिकली टॉर्क, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला टू फाइंड टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। ओके, द फॉर्मूला इज सिंपल, इट इज r क्रॉस f, वेयर r इज आपका जो पॉइंट है, उस पॉइंट से लेके तो आपने जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया है ना, आपको किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है और आपने किस पॉइंट पे फोर्स लगाया है, उन दोनों के बीच का जो वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, दैट इज आर वेक्टर, एंड एफ इज सिंपली द फोर्स वेक्टर, आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, ओके। और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और इसका जो डायरेक्शन होता है दैट इज फाउंड बाय द राइट हैंड थंब रूल। अगर आपको याद नहीं हो रहा होगा तो मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। आपका जो आर वेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग आपका हैंड रखो, फिर आपका एफ वेक्टर जिधर पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स को कर्ल करो, तो आपका जो थंब है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो जो लेट्स से नेगेटिव जेड एक्सिस में जा रहा है, पता नहीं, यहाँ इनवर्ट्स इन द स्क्रीन, ओके। ऑल्सो आर क्रॉस एफ को आप लिख सकते हो मॉड ऑफ आर इंटू मॉड ऑफ एफ इंटू साइन थीटा। तो इसको हमने मतलब पहले भी बहुत बार ये किया है। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू एफ और एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू आर, सेम ही चीज है, वो दोनों भी आपको टॉर्क ही देंगे। Now we just have seen how can we find torque about a point. Now let's see how we can find torque about an axis. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। लेट्स से आपको किसी फोर्स F का टॉर्क निकालना है अबाउट द एक्सिस AB, ठीक है। आप क्या करोगे, आप उस एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट ले लोगे O, उसके बाद आप
उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे, ठीक है, एफ फोर्स के कारण कितना टॉर्क आएगा उस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो एक कुछ वेक्टर आएगा, राइट। अब उस वेक्टर का कंपोनेंट लो, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे, राइट, 3 डायरेक्शन में या 2 डायरेक्शन में। तो उस वेक्टर का कंपोनेंट लो पैरेलल टू द एक्सिस, और जो पैरेलल टू द एक्सिस वाला कंपोनेंट आएगा वो होगा आपका टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस। ओके, नाउ लेट्स रिविजिट सम 4 केसेस जिसमें हम एक्सिस और फोर्स को अलग अलग वे में एनालाइज करेंगे। सबसे पहली केस, लेट्स से आपकी जो एक्सिस है और आपका जो फोर्स है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो सिंस योर एक्सिस एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द आर क्रॉस एफ जो आएगा आपका, लेट्स से आपकी एक्सिस यहाँ पे और आपका फोर्स ऐसा है, ठीक है, दे बोथ आर इन द सेम प्लेन। ओके, सो आपका जो टॉर्क आएगा इट वुड बी डेफिनेटली आउट ऑफ द प्लेन, राइट, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, है ना। तो आप खुद समझो कि आपका एक्सिस और फोर्स ऐसे है, तो आपका टॉर्क जाहिर सी बात है कि यहाँ से परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा, राइट। और अगर वो परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है तो उसका एक्सिस के अलावा कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए जो मेरा जो टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस होगा वो 0 होगा। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड केस। सेकंड केस कहती है कि मेरा जो एक्सिस है और जो मेरा फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं इसको हम, वो दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। अगर पैरेलल है एक दूसरे के तो जो मेरा टॉर्क होगा आर क्रॉस एफ जो होता है आर एफ साइन थीटा, तो वो साइन थीटा सिंस साइन 0 इज 0 हो जाएगा। तो सिंस टॉर्क ही 0 हो गया है तो उसका कंपोनेंट वगैरह तो 0 ही होगा, राइट, अबाउट एक्सिस या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो अगर पैरेलल भी रहा फोर्स, अगर परपेंडिकुलर भी रहा फोर्स, दोनों केसेस में आपका जो टॉर्क अबाउट एक्सिस होगा वो 0 होगा। और ये किस केस में, ये तब जब दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब तीसरी केस देखते हैं कि फोर्स और एक्सिस परपेंडिकुलर तो है बट ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे ये मेरी एक्सिस है और ये मेरा फोर्स है, ऐसे बाहर आ रहा है। ओके, तो अब इस केस में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अब इस केस में देखते हैं कि क्या होता है। तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं स्क्यू लाइंस, जो 3 डिमेंशन में होती है और जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ओके, तो इस केस में हम इसका अगर हम ज्योमेट्री देखें तो बहुत लंबा जाएगा। मैं सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको कि आपको क्या करना पड़ता है। आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना होता है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉमन परपेंडिकुलर, या जिसको हम कहते हैं लेवर आर्म, या आई गेस टॉर्क आर्म भी उसको कहते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक ऐसी लाइन होती है जो इन दोनों चीजों को परपेंडिकुलर है एट द सेम टाइम। ओके, वो इसको भी परपेंडिकुलर है प्लस वो इसको भी परपेंडिकुलर है। ओके, तो ऐसी लाइन का डिस्टेंस लेते हैं और वो होता है हमारा इस केस में आर। तो हम क्या करेंगे, फोर्स इनटू ये जो कॉमन परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है वो। ओके, एंड द लास्ट केस इज कि लेट्स से ये दोनों लाइंस जो है वो स्किव है बट ये इंटरसेक्ट कर रही है ना। पहले हमने बोला था कि परपेंडिकुलर है, अब ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, कभी आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप सिंपली आपका जो फोर्स है उसको आप 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दोगे, एक्स वाई जेड जो भी होता है, और फिर आप देखोगे कि किसके अबाउट इस एक्सिस पे टॉर्क आ रहा है, किसके अबाउट नहीं आ रहा है। जिसके अबाउट नहीं आ रहा है वो छोड़ ही देना टोटली, और जिसके अबाउट सिर्फ आ रहा है उसका ही आप एक्सिस के अलोंग एक कंपोनेंट लेना, एक्सिस के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट लेना, एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपका टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस। ठीक है, सवाल देखते हैं क्या बोला है। हमको सवाल सॉल्व करना है अबाउट टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो दी है, द विड्थ ऑफ द डोर इज़ 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या बोली है इन्होंने मुझे कि मेरा जो हैंडल बार होता है जो भी होता है डोर का, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया मेरा 20 सेंटीमीटर्स, राइट। तो हमने क्या किया है, हमने फोर्स अप्लाई किया इस डोर पे और हमें टॉर्क निकालना है। फोर्स हमने कितना अप्लाई किया, फोर्स हमने अप्लाई किया है 5 न्यूटन का, राइट। तो फोर्स इज़ 5 न्यूटन, ओके। तो और हमको निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क होगा अबाउट द एक्सिस, है ना, जहाँ पे हमारा डोर कनेक्टेड होता है हिंज से, राइट। तो वो हमारी ये एक्सिस है वो, ओके। सो सबसे पहली चीज़ तो हमको एक्सिस से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा फोर्स का, राइट। देखो हमारा डोर ऐसा है और हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं अंदर, राइट। अंदर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमको बस ये डिस्टेंस निकालना है, राइट। अगर मुझे ये डिस्टेंस आ जाए तो आई जस्ट डू फोर्स इनटू द डिस्टेंस, राइट। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं करूँगा, देखो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो मैं लगाऊंगा जनरली मिडल ऑफ द हिंज पे, राइट। तो वो मिडल पे अगर मैं लगाऊंगा तो वो ये कितना हुआ 10, और इसके साथ साथ ये मेरा कितना है 50, ये टोटल। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना होगा 40 सेंटीमीटर्स, राइट। तो मुझे फोर्स पता है, मुझे डिस्टेंस भी पता चल गया, राइट। तो अब क्या होगा, तो अब अगर मैं देखूँ तो मेरा जो टॉर्क है, नेट टॉर्क है, वो कितना होगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू एफ इंटू आर। एफ कितना है 5 न्यूटन इंटू
आर मतलब डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर्स, राइट, दैट इज 0.4 मीटर, राइट। तो कितना हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर, राइट। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्शन वाइज समझते हैं। तो लेट्स से मेरा फोर्स अंदर लग रहा है और मेरा जो डिस्टेंस है वो है आर, राइट। तो अगर मैं आर क्रॉस एफ मेरा टॉर्क होता है, तो अगर मैं टॉर्क आर के डायरेक्शन में अपना हाथ रखूँ और उसको कर्व करूँ फोर्स के डायरेक्शन में, तो मेरा जो टॉर्क होगा वो ऊपर होगा, राइट, और वो अलॉन्ग द एक्सिस होगा, राइट। और इफ़ यू रिमेंबर, तो हमारा जो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस होता है वो हमेशा अलॉन्ग द एक्सिस वाला कंपोनेंट हम लेते हैं, जो कि यहाँ पे आ गया, राइट। सो दैट्स द आंसर, 2 न्यूटन मीटर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ फोर्स कपल। सो अगर दो फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बस उनका डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं फोर्स कपल, और इनके वजह से जो टॉर्क होता है इट इज डिफाइंड एज किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। यही सिंपल सा कंसेप्ट है, दिस इज फोर्स कपल। अब इसमें कुछ इम्प्लीकेशन या कुछ इसके बाद जो एनालाइज करते हैं हम, उससे कुछ चीज़ें डिराइव होती है। जो पहली चीज़ डिराइव होती है दैट इज कि जो बॉडी है उस पर जो नेट फोर्स है वो तो हमेशा जीरो होगा ही, क्योंकि जो फोर्सेज है दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं। बट नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है ना, नेट टॉर्क कुछ ना कुछ वैल्यू देता है। दूसरी चीज, अगर नेट फोर्स मेरा जीरो है, ठीक है, अगर मेरा नेट फोर्स जीरो है, तो जो मेरा टॉर्क है इट वुड बी सेम एट एनी पॉइंट इन द बॉडी। किसी भी एक पॉइंट पे आप टॉर्क लो, इट वुड हैव द सेम वैल्यू, ओके। द थर्ड थिंग इज, अगर मेरा नेट फोर्स भी जीरो है और मेरा नेट टॉर्क भी जीरो है किसी एक पॉइंट पे, तो मैं कह सकता हूँ कॉन्सिक्वेंटली कि मैं किसी भी दूसरे पॉइंट पे टॉर्क निकालूं तो नेट टॉर्क वहां पे भी जीरो ही होगा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो कंसिडर करो कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है और उस पर आप 3 फोर्सेस लगा रहे हो, F1 F2 F3 अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली इनके वजह से जो टॉर्क आएगा इट वुड कॉज सम रोटेशनल इफेक्ट, एज वेल एज ये जो 3 फोर्सेस हैं इनके कारण कोई एक नेट फोर्स आएगा दैट वुड कॉज ट्रांसलेशनल इफेक्ट, राइट। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इन तीनों फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग कोई एक सिंगल फोर्स ही तो होगा जो मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाऊंगा तो वो सेम इफेक्ट देगा, ठीक है, सेम टॉर्क होगा, सेम ट्रांसलेशनल मोशन कराएगा, ठीक है। तो यही इसी को हम कहते हैं पॉइंट, मतलब यही चीज आती है इन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो हम क्या कहते हैं सिंपली कि ये बॉडी जिसपे 3 फोर्सेस लग रहे थे अलग अलग, और ये बॉडी जिसपे एक ही फोर्स लग रहा है, इन दोनों का टॉर्क और फोर्स वाला जो इफेक्ट है वो सेम होगा। तो मैं इन दोनों का टॉर्क इक्वल कर सकता हूँ अबाउट एनी पॉइंट, और मैं वही करता हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ फॉर्मूला आता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इक्विलिब्रियम। सो किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, फॉर दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। नाउ लेट्स कंसीडर अ रॉड, एंड उसको मैं एकदम बॉटम से अगर उसको हिंच करता हूँ तो क्या होगा, वो रॉड ऊपर से नीचे गिरने के ट्राई करेंगी। सो क्या हो रहा है इसमें देखो, लाइक ऐसे स्टेट में वो इक्विलिब्रियम में थी, ठीक है, नाउ वो नीचे जा रही है, दैट इज इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। सो मैं इसको कह सकता हूँ कि इट इज इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम से दूर जा रही है, दैट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से दूर जा रही है, तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि इट इज इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। नाउ अगर मैं सेम रॉड को अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर हिंच करता हूं तो अब क्या होता है देखो, अगर मैं उस बॉडी को थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं एंड उसको मैं छोड़ देता हूं तो क्या होगा, बॉडी ट्राई करेंगे कि फिर से इक्विलिब्रियम में आया हो। सो इस टाइप का ऑफ इक्विलिब्रियम को मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कहता हूं, ठीक है। एंड सेम अगर मैं उसी रॉड को अगर मैं बीच में से हिंच करता हूं तो क्या होगा, अब मैं उसको थोड़ा भी पुश करूंगा तो वही उसी स्टेट में रहेंगी, इतना ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा हमको। सो उसको हम कह सकते हैं कि इट इज इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नाउ अब हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेरा पार्टिकल कंसीडर करता हूं जिसका मोमेंटम p है, ओके, एंड हियर हम r कंसीडर करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट o। हियर o इज द पॉइंट जिसके अलोंग हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास मोमेंटम वेक्टर p है, पोजीशन वेक्टर r है, एंड दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा माना है, r एंड p के बीच का, ओके, क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमको निकालना एंगुलर मोमेंटम। सो
एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, दैट इज दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, या फिर आर पी साइन थीटा। और अगर हमको एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालना है, सो सिंपली यूज राइट हैंड थंब रूल, दैट इज पॉइंट योर राइट हैंड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द आर वेक्टर। मैंने मेरे राइट हैंड को आर वेक्टर के टुवर्ड पॉइंट्स किया एंड कर योर फिंगर टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम। ओके, सो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब पॉइंट करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो अब हम एक प्रीवियस ईयर एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड था। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है एंड उसको हमने प्रोजेक्ट किया विद द इनिशियल वेलोसिटी u0 एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और इसमें हमको निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट p एट टाइम t इक्वल्स u0/g। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एट एनी टाइम t हम देखते हैं कि हमारा जो पार्टिकल होगी उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, सो मैं कुछ टाइम t पे जाता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि मेरा पार्टिकल किस टाइप में मोशन करेगा। एट एनी टाइम t इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो आएगा मेरा हॉरिजॉन्टल जो मेरा रहेगा u0 साइन थीटा, दैट इज साइन 45, जो आएगा u0/√2, और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और एक आएगा मेरा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये मेरी रहेंगी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। सो यहाँ पे देखो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है। ठीक है, मेरा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो कर रहा है और हमको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, और जो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी है वो चेंज होती है। ठीक है, तो मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u0/√2 रहेंगी। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मेरी हमेशा u0/√। अब मैं निकालता हूँ डिस्टेंस एट एनी टाइम t, वो आएगा मेरा x इक्वल्स vx इंटू टी, और यहाँ पे t की वैल्यू u0/g पुट कर लेते हैं हम। सो ये आएगा मेरा u0/√2 इंटू u0/g। सो ये हो जाएगा मेरा u0 का स्क्वायर/√2g। ठीक है, ये मेरी आ गई x की वैल्यू। तो अब हम वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन की वैल्यू निकालते हैं एट एनी टाइम t। तो मुझे पता है मेरा हमेशा यहाँ पे g नीचे लग रहा होगा। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मेरा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स u0/√2 माइनस ऑफ gt। ठीक है, तो यहाँ पे मैं t की वैल्यू भी डाल दूँगा, ये आ जाएगा मेरा u0/√2 माइनस ऑफ g, u0/g, g से g कट गया मेरा, दैट इज़ u0/√2 1 माइनस ऑफ √2। ये आ गई मेरी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब मैं क्या करूँगा, अब निकालूंगा मैं डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन कितना कवर करेगा। सो दैट इज़ y इक्वल्स वेलोसिटी इन y इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। सो बस फॉर्मूला में पुट करना है वैल्यूज़ हमें। वेलोसिटी इन y इज़ u0/√2 1 माइनस ऑफ √2 इंटू टाइम इज़ u0/g माइनस हाफ ऑफ g, t का स्क्वायर इज u0 का स्क्वायर/g स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करने पे मुझे y की वैल्यू मिलती है u0 स्क्वायर/2g√2 माइनस 1। ये मिल गई मुझे y की वैल्यू। अब देखो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम का एक हमको फॉर्मूला पता है, दैट इज़ r क्रॉस p। सो उसके लिए इंपॉर्टेंट है r वेक्टर एंड p वेक्टर। तो हम सबसे पहले r वेक्टर लिख लेते कि क्या आएगा इसमें, दैट इज पोजीशन वेक्टर इज r वेक्टर आएगा मेरा x i कैप प्लस ऑफ y j कैप। ठीक है, ये आएगा मेरा r वेक्टर, और मेरा p वेक्टर क्या रहेगा, दैट इज m इंटू वी एक्स आई कैप प्लस ऑफ वी वाई जे कैप। ये हो गए मेरे दोनों r वेक्टर एंड p वेक्टर। अब हमारे पास सब है, हमने सब निकाल लिया, अब हमको बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, r क्रॉस p, दैट इज़ m इंटू r क्रॉस v। तो यहाँ पे हम r और v वेक्टर लिख लेते हैं। तो मेरा r वेक्टर है x i कैप प्लस ऑफ y j कैप, इसका क्रॉस होगा मेरा v x i कैप प्लस ऑफ v y j कैप से। ठीक है, सो मेरा l आएगा m इंटू, मैं अब सब वैल्यूज़ डाल देता हूँ यहाँ पे। मेरी x की वैल्यू थी u0 स्क्वायर/√2g आई कैप, और मेरी y की वैल्यू थी
यू नॉट स्क्वायर बाय 2g √2 - 1 जे कैप, इसका क्रॉस होगा। अब वी एक्स और वी वाई की भी वैल्यू डाल देता हूँ मैं। वी एक्स है मेरा यू नॉट बाय √2 आई कैप प्लस ऑफ, और वी वाई है मेरा यू नॉट बाय √2 इंटू 1 माइनस ऑफ √2 जे कैप। अब बस हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मेरा एल आएगा एम यू नॉट स्क्वायर बाय 2 √2 जी, और डायरेक्शन आएगी मेरी माइनस के, दैट इज़ एल आएगा मेरा माइनस एम यू नॉट स्क्वायर बाय 2 √2 जी के। बस इतना ही करना था और हमको हमारा एंगुलर मोमेंटम मिल गया है। दैट्स इट। नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस। सो इसमें क्या होता है, मैंने एक रिजिड बॉडी ले ली, ठीक है, एंड मैंने एक समथिंग एक्सिस ड्रॉ कर ली जिसके अलॉन्ग मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी रिजिड बॉडी समथिंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो इसमें हम एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। इसमें आई होता है the moment of inertia about the rotating axis of the rigid body and omega is the angular velocity. सो क्वेश्चन पढ़ते कि क्या है। हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है जिसका मास दिया हमको 400 ग्राम एंड रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, ओके। एंड हमको बोला है कि जो हमारी रिंग है वो डायमीटर के अलॉन्ग मूव हो रही है, एंड यहाँ पे दिया है एंगुलर स्पीड इज़ 20 रेडियन पर सेकंड, और हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। या मास एज 400 ग्राम, दैट इज, इसको केजी में भी अभी कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.44 kg। रेडियस दिया है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 0.1 मीटर, एंड ओमेगा दिया है 20 रेडियन पर सेकंड। हम क्या करते हैं, जो भी डायमीटर के अलॉन्ग हमने एक एक्सिस ड्रॉ करी एंड उसके अलॉन्ग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेते हैं। सो वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अलॉन्ग द डायमीटर इज एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम पहले। मास है हमारे पास 0.4, आर का स्क्वायर दैट इज 0.1 का स्क्वायर बाय 2। इसको सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यू मिलेंगी 2 इंटू 10⁻³ समथिंग। ये आ गया मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। सो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ फॉर फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है। सो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो बस इसमें वैल्यू डालना है। अब हाफ ऑफ आई क्या है हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा था मेरे पास 20, इसका स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। सो मेरा आएगा 400 इंटू 10⁻³ इतना जूल, दैट इज़ मेरा आएगा 0.4 जूल। ये आगे मेरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब हमको निकालना है एंगुलर मोमेंटम। सो अभी हमने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेटिंग बॉडी क्या होता है। वी हैव एंगुलर मोमेंटम एल एज आई इंटू ओमेगा। सो इसको सॉल्व करते हैं। आई की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा इज 20। सो ये आएगा 40 इंटू 10⁻³ दैट इज 0.04 जूल सेकेंड। बस हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लिया हमने एंड एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो हम ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स को कैसे लिखते हैं, फोर्स इक्वल्स टू dp/dt, ठीक है। और हम बोलते थे कि अगर फोर्स 0 रहा तो हमारा मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट है रोटेशनल मोशन में भी। सो रोटेशनल मोशन में हम टॉर्क को लिखते हैं। हम टॉर्क को क्या लिखते हैं, dl/dt, ठीक है। दैट इज टॉ इज रिटन एज dl/dt। सो लेट्स कंसीडर अगर नेट टॉर्क या फिर एक्सटर्नल टॉर्क 0 रहा तो क्या हो जाएगा, dl/dt इक्वल्स टू 0 रहेगा। दैट इज हम इससे बोल सकते हैं कि L हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। दैट इज समझ रहे हो कि
अगर नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेरा 0 रहा तो मेरा एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज मेरा एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा थ्रू आउट द मोशन. सो दैट्स इट, बस यही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक दो तो और अच्छे से समझ में आएगा. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस है. तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इसमें दिया है कि हमारे पास एक रॉड है जो कि पॉइंट एच पे हिंज है. इसको हिंज पॉइंट को मैं पॉइंट एच बोल देता हूँ. एंड हमको दिया है कि इसका मास m है एंड लेंथ l है. और साथ ही में बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका मास सेम है m एंड ए u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है. एंड क्वेश्चन में बोला है कि कुछ टाइम बाद ये जो पार्टिकल है ये ऊपर जाएगा एंड इलास्टिक कोलिजन करेगा हमारे रॉड के साथ. ठीक, तो हम कंसिडर करते हैं कि कुछ टाइम बाद हमारा बॉल या फिर पार्टिकल समथिंग यहाँ पे आ जाएगा. पॉइंट एच है, इसके अलॉन्ग कुछ एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है क्या? पॉइंट एच के अलॉन्ग ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स है ना ही कोई टॉर्क है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व रहेगा. जो हमारा एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो हमारा कंजर्व रहेगा. क्या बोल सकते हैं? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. तो सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले देखते हैं. सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा इज r क्रॉस p. इसी को हम लिखते हैं mvr साइन थीटा. और देखो यहाँ पे अगर एक कोलाइड कर रहा है तो यहाँ पे थीटा तो 90 डिग्री आ जाएगा. सो यहाँ पे मैं l इनिशियल लिख सकता हूँ मेरा m u r साइन 90. और यहाँ पे मेरी r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू इज दिस लेंथ दैट इज l. सो मेरा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आएगा m u l. सो अब हम देखते हैं कि बॉल कोलाइड होने के बाद क्या होगा. बॉल कोलाइड होने के बाद जो हमारा रॉड है वो कुछ ओमेगा से रोटेट करने लगेगा. ठीक है, तो वही ओमेगा हमको निकालना है. सो फाइनल एंगुलर मोमेंटम किस का होगा? एक तो रॉड का होगा एंड जो बॉल वहाँ पे स्टिक हुआ है दोनों का एंगुलर मोमेंटम आएगा. सो हम एल फाइनल क्या लिखते हैं? सो एल फाइनल इक्वल्स आई इंटू ओमेगा. ठीक है, सो आई यहाँ पे क्या है? आई ऑफ द सिस्टम. तो पहले आई ऑफ द सिस्टम निकाल लेते हैं हम. आई ऑफ द सिस्टम. सो आई ऑफ द सिस्टम क्या आएगा? एक तो मेरा रॉड की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो पार्टिकल स्टिक है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और ध्यान में रखना कि हम ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं ये हम अलॉन्ग द पॉइंट एच निकाल रहे हैं. सो मेरा आई ऑफ द सिस्टम आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 दैट इज जो मेरा रॉड का है प्लस ऑफ एम एल स्क्वायर जो मेरा बॉल का है. सो मेरा एल फाइनल आएगा एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस ऑफ एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा दैट इज 4/3 एम एल स्क्वायर ओमेगा. और हमने स्टार्टिंग में बोला था कि मोमेंटम कंजर्व है. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एम यू एल इक्वल्स 4/3 एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा. सो यहाँ से मुझे ओमेगा की वैल्यू आएंगी 3/4 u बाय एल. दैट्स इट, बस यही हमको निकालना था. ठीक है, अब सिंस हमने कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन पहले देखा था बट हमने उसका कैलकुलेशन वाला एस्पेक्ट नहीं देखा था. अभी हम वो देखेंगे और इसके अलावा हम साथ में आगे देखेंगे कि प्योर रोलिंग क्या होता है, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग क्या होता है, रोलिंग विद स्लाइडिंग कैसे होता है, फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शंस आती है. ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं हम कि बेसिक काइनेमेटिक्स कैसे होते हैं, है ना. और हम इसको कंसिडर करेंगे इस एग्जाम्पल के साथ. तो लेट्स से कि आपका ये एक रिजिड बॉडी है और इट इज़ डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. ठीक है, तो इसमें जो ट्रांसलेशनल एस्पेक्ट है वो हमारा बताता है जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है. तो हम ऐसे मानते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ट्रांसलेशनल एस्पेक्ट कर रहा है और उसी के अबाउट रोटेशन भी हो रहा है, तो वो एक रोटेशन वाला एस्पेक्ट आता है. तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी नेट लिखूँ मेरी, ओके, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी नेट लिखूँ मैं अपनी, तो वेलोसिटी नेट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि होगा ट्रांसलेशनल एस्पेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ रोटेशन. राइट, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की इक्वल ही रहेगी प्लस जो रोटेशनल एस्पेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. राइट, तो ये होती है मेरी नेट वेलोसिटी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. ओके,
अब देखते हैं पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के लिए वो कैसे वैरी करेगी, ठीक है। तो देखो एक चीज़ और नोट करने लायक यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, वो हर पॉइंट आगे जा रहा है वी सी एम से ही, ठीक है, वो ट्रांसलेशनल मोशन वी सी एम से ही कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से ही, राइट। अब वैरी क्या कर रहा है, फिर वैरी कर रहा है ओमेगा आर वाला एस्पेक्ट, राइट। तो अब वो हम देखेंगे। तो लेट्स से पॉइंट क्यू देखो, है ना, पॉइंट क्यू भी लो पॉइंट पी भी लो। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट पी के लिए। पॉइंट पी के लिए पॉइंट पी देखो यहाँ पे है पॉइंट पी, वो आगे जा रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से, बट वो रोटेट कर रहा है, राइट, ओमेगा से रोटेट कर रहा है पीछे। तो यहाँ पे जो ओमेगा आर वाला कंपोनेंट है वो पीछे लग रहा होगा, राइट, जस्ट अ सेकेंड, ओमेगा आर, राइट। तो यहाँ पे जो मेरी p की वेलोसिटी होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ p विल बी इक्वल टू वी सी एम माइनस ओमेगा आर। सिमिलरली अगर मैं q के लिए वही देखूँ तो q के लिए वो एडअप हो जाएगा क्योंकि q भी आगे जा रहा है, q की, एक मिनट आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, क्योंकि q भी जा रहा है आगे वी सी एम से, प्लस वो जो ओमेगा आर वाला कंपोनेंट है वो भी अभी आगे एडअप हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ q विल बी इक्वल टू वी सी एम प्लस ऑफ ओमेगा आर। और अगर आपको किसी रैंडम पॉइंट के लिए भी निकालना है तो पहले तो वी सी एम आगे जाएगा ही, ट्रांसलेशनल एस्पेक्ट उसका, प्लस आप क्या करो, आप उसका डिस्टेंस लो, राइट, उसका डिस्टेंस आप किस चीज़ से लो, सेंटर ऑफ मास से। तो लेट्स से एक्स डिस्टेंस पे किसी पॉइंट के लिए निकालना है तो हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स, ओके, ठीक है। अभी इसी केस को कंसिडर करके ना हम कुछ फॉर्मूलाज समझते हैं, ओके। तो हमने ये मतलब आपने पहले भी ये फॉर्मूलाज देखे होंगे बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम सारे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला इज कि जो मेरा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास होगा इट विल बी इक्वल टू मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, राइट, इनटू अल्फा द एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। द सेकंड थिंग इज द फोर्स एक्सटर्नल या नेट एक्सटर्नल फोर्स कैन बी डिफाइंड एज मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब आप समझ सकते हो ना कि हम सारी चीज़ें अभी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कंसिडर कर रहे हैं। The next thing that we should note down is the momentum of a system, P external. It will be equal to mass into, can you guess? Yeah, velocity of center of mass. Right? फिर हम देखते हैं आगे टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो दो एस्पेक्ट से काइनेटिक एनर्जी आएगी, राइट। सबसे पहली तो मेरी होगी ट्रांसलेशनल मोशन वाली, तो दैट यू विल राइट एज हाफ एम जो भी है कैपिटल एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस अभी एक ओमेगा के करस्पॉन्डिंग आएगी, राइट, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ओके। अब आगे देखते हैं, आगे इट विल बी एल सी एम मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सो इट विल बी इक्वल टू टॉर्क दैट इज आई सी एम इंटू ओमेगा, राइट। और आगे आप देखते हैं कि मेरा एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए अबाउट पॉइंट पी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी के अबाउट अगर मुझे निकालना है तो देखो इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट पी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये मोमेंटम कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्या हो गया, वो तो हमने निकाला है ऊपर, वो हो गया आई सी एम इंटू ओमेगा, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पी क्या होगा, वो होगा मेरा, मैं क्या करूँगा, मैं पी के अबाउट निकालूंगा मेरा लीनियर मोमेंटम जो कि होगा वी सी एम इंटू मेरा जो मास है एम, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रेडियस से, तो वो हो जाएगा मेरा एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट पी, ठीक है। अब समझते हैं कि प्योर रोलिंग क्या होता है, या जिसको हम रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग कहते हैं। इट इज़ अ स्पेशल केस इन रिजिड बॉडी मोशन जहाँ पे एक बॉडी विच इज़ मोस्टली सर्कुलर लाइक डिस्क, रिंग, व्हील या स्फेरिकल जैसे स्फीयर, ये सारी चीज़ें किसी सरफेस पे मूव हो रही होती है ना। और इस पर क्या हो रहा होता है, इस पर सिंपली ये हो रहा होता है कि जो सरफेस है और मेरी जो बॉडी मूव हो रही है उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होता है ना। तो उनके बीच में देयर्स नो फ्रिक्शन गोइंग ऑन या ऐसी कुछ चीज़ नहीं हो रही होती है ना।
तो इन शॉर्ट आप क्या करो, आप रिलेटिव वेलोसिटी उस सरफेस की ज़ीरो कर दो तो आपको प्योर रोलिंग की कंडीशन मिल जाएगी। चलिए इसी को समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स से कि ये मेरा एक सरफेस है ना, और मैंने इस पे रख दिया है एक स्फीयर जैसा कुछ, स्फीयर डिस्क जो भी है, बट मेरा जो सरफेस है ना वो भी अभी मूविंग सरफेस है, ठीक है, द सरफेस मूव्स एज वेल। तो ये जो सरफेस है मेरा, ये लेट्स से ये जा रहा है आगे v वेलोसिटी से, और यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज पॉइंट ए, ठीक है। तो प्योर रोलिंग होने के लिए क्या कंडीशन है, मैंने अभी बोला आपको, सरफेस पे रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो जो मेरा पॉइंट ए है ना उसकी भी वेलोसिटी v के इक्वल ही होनी चाहिए, राइट। सॉरी ये थोड़ा लैग करता है, v के इक्वल ही होनी चाहिए, ओके। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई की तो प्योर रोलिंग होगा। कूल। आगे और एक एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स से ये मेरा एक सरफेस है और यहाँ पे मेरा एक स्फीयर है या डिस्क है जो भी है, और ये आगे भी जा रहा है v वेलोसिटी से, और ये ओमेगा से रोलिंग भी कर रहा है, मतलब CTRM है इन शॉर्ट, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अब मुझे पॉइंट ए पे चेक करना है। तो देखो हमने पहले भी देखा था कि पॉइंट ए के पास अभी दो वेलोसिटीज है, राइट। पॉइंट ए के पास एक वेलोसिटी आगे जा रही है v और एक पीछे है ओमेगा r। तो अगर मेरा v इज इक्वल टू ओमेगा r हुआ तो प्योर रोलिंग होगा, राइट। तो ये कंडीशन बहुत जगह यूज़ की जाती है, जहाँ जहाँ प्योर रोलिंग आएगा, क्वेश्चन में भी आएगा, एग्जाम में भी आएगा, प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन यूज़ करो v इज इक्वल टू ओमेगा r। कॉन्सिक्वेंटली उसी के जस्ट बाद आप ये भी कंडीशन यूज़ कर सकते हो कि a इज इक्वल टू अल्फा r, ओके। ठीक है, हमको सवाल दिया है कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर है और वो मूव कर रहा है आगे, ठीक है। इट्स मास इज m एंड इट्स सेंटर इज मूविंग विद स्पीड v। हमको निकालना है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे जो कीवर्ड है, द कीवर्ड दैट यू शुड नोट हियर इज इट इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। तो रोलिंग विदाउट स्लीपिंग का हमको जो कंडीशन है वो पता है, राइट। हमको पता है कि वेनेवर जहाँ मतलब वेनेवर देयर इज मेंशन रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, आपको पता होना चाहिए कि v इज इक्वल टू ओमेगा r, राइट। तो यहाँ पे भी ये तो लगेगा ही लगेगा, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग होगा तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, निकालना है काइनेटिक एनर्जी। पहले फॉर्मूला देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी दो चीज़ों से आएगी, राइट। पहला होगा हाफ mv² जो कि होगी मेरी ट्रांसलेशनल, प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होगी मेरी रोटेशनल। तो ये मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू वी सी एम, जस्ट अ सेकेंड, वी सी एम का स्क्वायर है ना, प्लस हाफ ऑफ आई यूनिफॉर्म स्फीयर का होगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं अभी, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट। और v क्या होगा यहाँ पे, v मतलब v सी एम होगा, राइट। तो यहाँ पे होगा v सी एम। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करता जाऊँ तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा mv सी एम स्क्वायर अपॉन 2 प्लस mv सी एम स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, स्क्वायर अपॉन 5, राइट। तो ये हो जाएगा 5 + 7 अपॉन 10 एम वी सी एम स्क्वायर, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी डिफरेंट केसेस जिनमें हमारा सरफेस और उसमें रोलिंग हो रही है, बट हमारे सरफेस वेरी करेंगे, उसके हिसाब से हमारा फ्रिक्शन वगैरह या क्या क्या कंडीशंस वेरी करेंगी। सिमिलरली वेलोसिटी और ओमेगा आर का जो प्रोडक्ट है, उन दोनों में क्या क्या इक्वालिटीज होने से हमारे जो केसेस है वो कैसे वैरी करती है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़, लेट्स कंसिडर द सरफेस इज स्मूथ। नाउ फर्स्टली, इफ v इज इक्वल टू ओमेगा आर, there won't be any frictional force since the surface is smooth, and there will be pure rolling क्योंकि v और ओमेगा आर सेम है, ओके। नाउ कंसिडर द सरफेस इज स्टिल स्मूथ, बट अभी मेरा जो वेलोसिटी है इट इज आइदर ग्रेटर देन ओमेगा आर और इट्स लेस देन ओमेगा आर, ओके। तो सिंस सरफेस इज स्मूथ, फ्रिक्शन तो लगने नहीं वाला है, बट जो रोलिंग होगी इट वोंट बी प्योर रोलिंग, राइट, बिकॉज अभी v और ओमेगा आर में एक इनइक्वालिटी आ गई है। जब इक्वालिटी होती है तभी प्योर रोलिंग होता है, राइट। सो इट वोंट बी प्योर रोलिंग राइट नाउ। Now let's consider the third case. इस केस में हमारा जो सरफेस है that is rough, but my v is equal to omega r. Okay, तो इस केस में there won't be any friction and there would be a pure rolling. But ऐसा होता है कि अगर आपकी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है तो इस केस में आपका फ्रिक्शन लगता है, हल्का सा फ्रिक्शन लगता है, and that friction is called rolling friction. Now let's move on to the next case जिसमें आपका सरफेस is still rough and your v is greater than omega r.
तो आपका जो v है इट इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है इट विल ट्राई टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट आपका ओमेगा आर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, राइट। हम कंसिडर करते हैं सरफेस वाले पॉइंट पे, राइट, कि सरफेस पे क्या हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पे लगेगा। तो सिंस आपका जो रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन है इट इज नेट, इट्स नेट डायरेक्शन इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपका फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वो ट्राई करेगा कि आपकी जो बॉडी है जो उसका रिलेटिव मोशन हो रहा है सरफेस के साथ वो ना हो या वो रुक जाए। तो सिमिलरली ये ऐसा कंटिन्यू होते जाएगा, आपकी बॉडी आगे मूव होती जाएगी और उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा तब तक जब तक v इज इक्वल टू ओमेगा आर वाला केस ना हो जाए, एंड आफ्टर दैट जो हमने इसके पहले जस्ट केस देखा था उसके जैसा मोशन वो होगा प्योर रोलिंग वाला। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। इस केस में भी आपका सरफेस रफ है और आपका जो ऑब्जेक्ट है या आपका जो रिजिड बॉडी है इट्स मूविंग विद वेलोसिटी v, और इस केस में आपका v इज लेस देन ओमेगा आर। तो आपकी सरफेस पे अगर आप देखो तो आपका ओमेगा आर वुड बी ग्रेटर, मतलब जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट्स उस डायरेक्शन में नेट रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फ्रिक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये तब तक होगा जब तक आपका v इज इक्वल टू ओमेगा आर ना हो जाए, और उसके बाद सेम जो हमने केस देखी थी जिसमें v इज इक्वल टू ओमेगा आर था रफ सरफेस में, सेम वैसा मोशन होगा प्योर रोलिंग वाला। अब कंसिडर करते हैं एक और केस, हमारी रिजिड बॉडी जो है उस पर एक एफ फोर्स भी लग रहा है आगे और हमारा सरफेस स्मूथ है और v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। तो इस केस में क्या होगा, देखो सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन लगने से रहा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बट अब बात यह है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर है तो क्या इस केस में प्योर रोलिंग होगी या नहीं होगी। बट इस चीज में एक कैच है, इस चीज में एक एफ फोर्स भी लग रहा है आगे, तो उस एफ फोर्स के कारण जो आपका प्योर रोलिंग है वो नहीं होगा। ओके ठीक है, अब एक फाइनल केस कंसिडर करते हैं। आपका सरफेस रफ है, आपका रिजिड बॉडी है, उस पर एक एफ फोर्स लग रहा है और आपका v इज स्टिल इक्वल टू ओमेगा आर, राइट। पहला ही केस है बट इसमें जो सरफेस है वो अभी रफ हो गया है। कूल इस केस में क्या होगा देखते हैं। देखो सबसे पहले फोर्स आगे लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज कर रहा होगा, राइट। तो जो नेट रिलेटिव मोशन है सरफेस पे वो आगे हो रहा होगा, इसके कारण आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो पीछे लगेगा। ओके ये चीज़ क्लियर है, कूल। अब क्या देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा बट हमारी जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है क्योंकि उस पर एक एफ फोर्स लग रहा है, राइट। तो 0 से म्यू एन के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। अगर मेरा म्यू सफिशिएंटली इनफ है कि वो कॉम्पेंसेट कर पाए इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ, तो मेरा फ्रिक्शन क्या करेगा, मेरा फ्रिक्शन जो है वो ओमेगा को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, तो ओमेगा विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो प्योर रोलिंग वाला जो केस है वो स्टिल कंटिन्यू हो सकता है। अगर मेरा म्यू सफिशिएंटली इनफ है तो प्योर रोलिंग हो सकता है। मेरा फ्रिक्शन क्या करेगा, वो ओमेगा को बढ़ाएगा और मेरा जो फोर्स है वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा और दोनों इक्वल बढ़ते जाएंगे, तो v इक्वल टू ओमेगा आर वाला कंडीशन स्टिल होल्ड करेगा और इस केस में प्योर रोलिंग होगा। ठीक है, टॉपलिंग समझते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी भी, आपके पास कोई ब्लॉक है, लेट से कार्डबोर्ड का या जो भी है, आप जाके उसको पुश करते हो, ठीक है, आप उस पर फोर्स लगाते हो, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो स्लाइड करके आगे जाएगा बट इंटैक्ट रहेगा, या फिर वो उसी पॉइंट पे आप उसको पुश करो और वो उसी पॉइंट पे टॉपल हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो ऐसे क्यों होता है, द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज फ्रिक्शन। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसको फिजिकली कैसे समझ सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक ब्लॉक मैंने बना के रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब जो आगे फोर्स लग रहा है ना, जो आगे ये एफ फोर्स लग रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है ना। मानो कि बस ये ब्लॉक ऐसे ही रखा है, तो क्या होगा, जो मेरा एम है और जो मेरा नॉर्मल है वो एक ही पॉइंट से पास होंगे, ठीक है। बट अब लेट से मैंने फोर्स लगा दिया, ये एफ फोर्स लगा दिया, है ना, तो नीचे फ्रिक्शन भी लगना स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि सरफेस जो है मेरा दैट इज रफ, राइट। तो सिंस सरफेस इज रफ, पीछे फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा और फ्रिक्शन के कारण टॉर्क लग रहा होगा। उस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, उस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए जो मेरा नॉर्मल है ना वो स्लाइटली आगे लगता है, ठीक है। नॉर्मल क्या करते हैं, नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, नॉर्मल सेंटर से पास नहीं होता, फिर थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है ताकि वो जो फ्रिक्शन के कारण टॉर्क आ रहा है उसको वो बैलेंस कर पाए। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब आगे समझते हैं कि होता क्या है फिर एग्जैक्टली। अब लेट से मैं नॉर्मल को ना ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन पे लेके जाता हूँ, पूरा आगे ले जाता हूँ एंड तक, है ना, इस साइड के एंड तक, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं लिख सकता हूँ, पहली चीज़ तो ये लिख सकता हूँ मैं कि मेरा जो मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मेरा जो मैक्सिमम फोर्स है इट कैन बी इक्वल टू एफ आर, है ना। फ्रिक्शन जितना मैक्सिमम लग सकता है मैं उतना ही फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तो जो है मेरा वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या लिखा, एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ आर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ टॉर्क बैलेंस अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर मैं टॉर्क बैलेंस करूँ तो मैं लिखूंगा एफ आर
इंटू बी बाई टू इट इज़ इक्वल टू नॉर्मल की मैंने एक्सट्रीम कंडीशन ले लिया, ठीक है ना, नॉर्मल इंटू ए बाई टू, राइट। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा जो एफ आर होगा इट विल बी इक्वल टू नॉर्मल इंटू ए बाई बी, और नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, राइट। मतलब वो तो हम सीधा फोर्स बैलेंस से ही कर सकते हैं इक्विलिब्रियम से, राइट, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम ही है वाई डायरेक्शन में, राइट। तो वो जाएगा मेरा एम जी इंटू ए बाई बी। कॉन्सिक्वेंटली आई कैन से, क्योंकि मेरा एफ आर इज इक्वल टू एफ मैक्स, जो मैं मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू एम जी इंटू ए बाई बी, ठीक है। चलो अब समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर मेरा फ्रिक्शन सफिशियंट है, ठीक है, इफ माई फ्रिक्शन इज सफिशियंट, तो स्लाइडिंग वो होने ही नहीं देगा, ठीक है ना, वो स्लाइडिंग होने ही नहीं देगा। बट अगर मेरा फ्रिक्शन थोड़ा कम है, राइट, और मेरा फोर्स ज़्यादा है, तो वो स्लाइड कर जाएगा ऑब्जेक्ट, राइट, क्योंकि फिर फ्रिक्शन उतना है ही नहीं ना कि वो उसको रोक पाए वहीं पे, है ना। फ्रिक्शन अगर रोक पाया तो ही टॉपलिंग होगी, अगर फ्रिक्शन रोक ही नहीं पाया तो वो स्लाइड कर जाएगा, और एक बार स्लाइड करना स्टार्ट हो गया तो फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया, और फ्रिक्शन कांस्टेंट हो गया तो टॉपलिंग कभी नहीं हो सकती, ठीक है। ये अंडरस्टैंड कर लो, ये कंसेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, लेट से मेरा जो फोर्स है ना, माई फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो मेरा एफ मैक्स कितना है, यहाँ पे ही एफ मैक्स है, ठीक है। तो एफ मैक्स मेरा है एम जी इंटू ए बाई बी, इट इज़ ग्रेटर दैन क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एम इंटू जी, सॉरी यार ये क्या इशू है पता नहीं इसका, म्यू एम जी, ठीक है। तो यहाँ से मेरी कंडीशन क्या आई, यहाँ से मेरी कंडीशन ये आई कि ए बाई बी इज ग्रेटर दैन म्यू, ये केस हुई है ना, तो इसका मतलब म्यू इज लेस देन ए बाई बी, म्यू इज लेस देन ए बाई बी हुआ तो कभी भी टॉपलिंग नहीं होगा, ओके। क्यों, क्योंकि मेरा फोर्स बहुत ज़्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो फ्रिक्शन वो रुका ही नहीं पाएगा उसको, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो सिंपली अगर मुझे टॉपलिंग करनी है तो मेरी कंडीशन फॉर टॉपलिंग बन जाती है, टॉपलिंग विल बी इक्वल टू म्यू शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू ए बाई बी। सो ये है मेरी कंडीशन फॉर टॉपलिंग, इसको ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो अगर कोई रिजिड बॉडी है दैट्स परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, ठीक है, कोई एक रिजिड बॉडी है जो कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन कर रही है, तो वो एक ऐसी एक्सिस होती है ना जिसके अबाउट अगर आप नोटिस करो तो आपको वो जो रिजिड बॉडी है वो एक प्योर रोटेशनल मोशन करते हुए दिखेगी, है ना। उसका जो ट्रांसलेशनल मोशन वाला एस्पेक्ट होगा वो नहीं दिखेगा आपको रिलेटिव टू दैट एक्सिस। इस एक्सिस को कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके नाम में ही पता चल जाएगा आपको, राइट, कि उस इंस्टेंट पे उस एक्सिस पे आपको दिखता है कि वो जो रिजिड बॉडी है वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा है भाई, वो कर रहा है एक प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए लेट्स से कि ये हमने एक रिजिड बॉडी ली है, ओके, और इसके जो दो पॉइंट्स है ना, लेट्स से ये पॉइंट है, ये नीचे आ रहा होगा, है ना, कोई भी v1 वेलोसिटी से, और ये पॉइंट है ये इधर जा रहा होगा लेट्स से v2 वेलोसिटी से। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने का ट्रिक जो है वो है, कोई भी दो पॉइंट लो, उन दोनों पॉइंट के वेलोसिटी वेक्टर्स ड्रॉ करो, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, वेलोसिटी वेक्टर ये है यहाँ इसका, ये है इस पॉइंट का, हमने दो पॉइंट लिए, उन दोनों का वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ किया। तीसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, बना दी। अब हम इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे, बना दी। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ये होता है मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज दैट क्लियर। दो पॉइंट्स लो, उनके वेलोसिटी वेक्टर बनाओ, उनके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ, मतलब दो लाइंस बनाओ, और वो दो लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये जो रिजिड बॉडी है ये दिखेगा कि ये एक सर्कुलर मोशन, एक रोटेशनल मोशन कर रही है, इज दैट क्लियर। ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग टू नोट, अगर आप प्योर रोलिंग का कंडीशन देखो, अगर आप प्योर रोलिंग का केस देखो, ठीक है, यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लो कोई भी, और आप लेट से यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे होगा, है ना।
और ये कर रहे हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन, ठीक है। तो नोटिस करना कि ये होगा एक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे कहीं तो आएगा एक ओमेगा आर वाला जो कंपोनेंट आता है, और इन दोनों का एक नेट आएगा इधर, है ना, वी नेट, ठीक है। अब मैं अगर इसका परपेंडिकुलर बनाऊँ वो तो आएगा यहाँ पे, अगर मैं इसका नेट का परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो वो आएगा कुछ ऐसे। तो अगर आप नोटिस करो ना, तो आप इन जो सारे पॉइंट्स है ना, अगर सारे वेलोसिटी वेक्टर्स के आप परपेंडिकुलर बनाओ, तो ये जो नीचे वाला ग्राउंड वाला पॉइंट होता है ना, ए पॉइंट जो भी इसको कहते हैं, ये बनता है इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप इसके अबाउट सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है। आप मान सकते हो कि जो भी आपका कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, अगर आप इसके अबाउट सारे कैलकुलेशन करो तो आप उसको प्योर रोलिंग या प्योर रोटेशनल मोशन कंसिडर करके कर सकते हो। Okay, so now there's one short trick that you should remember if you want to solve questions fast. So the thing is कि अगर एक रिजिड बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है, वो किसी इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो है थीटा, उससे नीचे जा रही है, ठीक है, नीचे आ रही है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होता है उसका वो होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के, जस्ट अ सेकेंड, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और के क्या होगा मेरा, के होता है मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन आपको पता है, राइट, अंडर रूट के बाय एम, सॉरी अंडर रूट आई बाय एम। तो के होता है मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो आपको जो भी रिजिड बॉडी दी है, अगर आपको बोला है कि वो इंक्लाइन प्लेन से नीचे उतर रही है, तो आपको उसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। इसमें आपको बस रेडियस ऑफ गायरेशन पता होना चाहिए। सिमिलरली इसमें अगर ये जो इंक्लाइंड प्लेन है दैट इज़ रफ, ओके, उसमें हम फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं, बस जो एक्सेलरेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप आई बाय आर स्क्वायर से। सो इट विल बी आई बाय आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, and the last formula is your mu should be greater than or equal to k square tan, just a second, k square tan theta upon k square plus r square। तो इसमें ना एक सवाल मोस्टली वो आता है कि एक्सेलरेशन का आपको वो पूछते हैं, इनइक्वालिटी पूछते हैं कि अगर मैंने इस पे से 4 चीज़ें फेंकी, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो उनका ऑर्डर क्या होगा, एक्सेलरेशन का, फ्रिक्शन का, म्यू का, तो वो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप ये एक बार याद कर लेना। If you guys like our content, do like this video, do subscribe the channel. Also जाके बाकी फॉर्मूला रिवीजन वाली प्लेलिस्ट देख लेना, रिचार्ज वाली प्लेलिस्ट देख लेना, हाउ टू क्रैक JEE इन 20 days वाली प्लेलिस्ट देख लेना, मतलब सारी प्लेलिस्ट देख लेना, ऑलमोस्ट मोर और लेस सारी ही हेल्पफुल है। Also we guys are planning to have a YouTube live session or a Zoom session for you guys soon. एग्जाम से पहले ही होगा वो, और वो क्या होगा, उसमें क्या हम करेंगे, क्या कंटेंट होगा उसका, एग्जैक्टली आई विल डिस्कस इट इन लेटर वीडियो। सो या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।